नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में जैसे आप रीजनिंग, मैथ, जीके तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन की असली चाबी क्या है? साइंस। और साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है दोस्त? के प्रीवियस ईयर को गोल के पीछे जाना, है ना। इसलिए आज से हम एक आपके लिए एक वीडियो साइंस की सीरीज स्टार्ट लेके आए हैं, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी 2025 के साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे होंगे, है ना। और हम केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि एग्जाम में घुमा फिरा कर भी सवाल आए तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ, है ना। अगर आप इस बार रेलवे में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में से कौन सा संतृप्त कार्बन है ना। तो संतृप्त कार्बन होते क्या हैं? तो संतृप्त कार्बन वो कार्बन होते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, और एक जगह दो बॉन्ड होते हैं, एक जगह तीन बॉन्ड होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो असंतृप्त कार्बन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? असंतृप्त। ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्त? असंतृप्त कार्बन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए, इसमें जो आंसर आपका होगा वो होगा ब्रोमोप्रोपेन। क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिन्हें आपने बता चुका कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। और जो एकल बंध होता है इन्हें हम एल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्केन। अगर दो बंध है तो इसे हम एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। अगर दो से ज़्यादा बंध हो गए तो हम इसे एल्काइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं दोस्त? एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, एल्काइन बोल देते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इनके सूत्र की बात करें तो जो एल्केन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक। एल्केन का सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n, ठीक है। और ऐसे ही एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। ये होता है आपका एल्काइन का सूत्र, ठीक है। अब ब्रोमोप्रोपिन की बात करूँ तो ब्रोमोप्रोपिन क्या है? तो ब्रोमोप्रोपिन आपका अल्कलाइल हैलाइड है। क्या है? अल्कलाइड। ये एक अल्कलाइड हैलाइड है। इस बात को समझ गए, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करूँ जो संतृप्त कार्बन होते हैं वो असंतृप्त कार्बन के मुकाबले ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, है ना। अच्छा, अब मैं बात करूँ ब्रोमीन। जो किसकी? ब्रोमीन जो होता है, क्या दोस्त? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन क्या करता है? जल का रंग उड़ा देते हैं। ब्रोमीन ये करता है, जल का रंग उड़ाने का काम करता है। जल का रंग उड़ाने का काम करता है आपका ब्रोमीन। क्या करता है? जल का रंग उड़ाने के लिए काम करता है। ऐसे ही ब्रोमोप्रोपेन का बात करो, ब्रोमोप्रोपेन का यूज़ कहाँ पर होता है? तो ब्रोमोप्रोपेन का यूज़ होता है वो उद्योगों में होता है। कहाँ पर होता है दोस्त? उद्योगों में। किसके रूप में? विलायक के रूप में ब्रोमोप्रोपेन का यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा, तो आप जानते हैं एलपीजी, है ना। तो एलपीजी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप बोलेंगे एलपीजी में दो प्रमुख गैस है, प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है। एलपीजी में किसका यूज़ करते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखा, निम्नलिखित में से किसमें रिजिड श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? अच्छा, तो 2 मेथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन या 3 मेथिल पेंटेन। तो ये दोस्त होते हैं आपके ब्यूटेन में। किसमें होते हैं दोस्त? ब्यूटेन में। अच्छा, रिजिड श्रृंखला का मतलब क्या होता है? तो रिजिड श्रृंखला का मतलब होता है कार्बन परमाणु का एक सीधी कतार में जुड़े जाना, है ना। कार्बन जैसे कार्बन सीधी कतार में जुड़ जाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रिजिड श्रृंखला। जैसे ब्यूटेन की मैं बात करूँ तो ब्यूटेन में क्या होता है? जैसे CH3, CH2 और CH3, ये इस प्रकार से क्या है? इस श्रृंखला में जुड़े होते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? रिजिड श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड श्रृंखला। अच्छा, ये 2 मेथिल प्रोपेन, 3 मेथिल पेंटेन या आइसोब्यूटेन, ये क्या है? ये ब्रांच्ड वाले हैं, जो ब्रांचों में जुड़ते हैं, जो कि शाखित हैं। ये क्या है? शाखित हैं। ये तीनों जो हैं
ये तीनों क्या है, ब्रांच है। ये क्या है दोस्त, ये तीनों ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है। जैसे मैं आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन एक दूसरे क्या है, अब जैसे आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन आपने सुना होगा, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन, मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या है, तो ये आपस में क्या होते हैं, संरचनात्मक समावयवी होते हैं, यानी आइसोमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपस में, आइसोमर्स क्या होता है, समावयवी, हिंदी में शायद समावयवी बोलते हैं शायद, है ना, एक बार देख लेंगे हिंदी इसकी। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है ना। आइसोब्यूटेन मतलब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर जिनका आणविक सूत्र समान होगा लेकिन उसकी संरचनाएं कैसी होंगी दोस्तों, अलग अलग होंगी, ठीक है। याद रखना जो शाखित हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, किससे, ब्रांच वाले से इसका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही अधिक होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, ब्यूटेन का उपयोग हम जैसे सिगरेट लाइटर में, रसोई गैस में करते हैं, एलपीजी बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, है ना। अच्छा अब मैं बात करूँ पेंटेन, जब आइसोमर्स की बात ही कर रहे हैं हम आइसोमर्स की, तो पेंटेन जो होता है, पेंटेन है ना, तो ये एक प्रकार का एल्केन है ना, तो C5 तो H कितने होंगे 12, क्योंकि है ना अपन ने पढ़ा था भी, तो एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2, है ना। तो देखिए ये एल्केन बनना है कि नहीं बनना है। इसके तीन आइसोमर्स होते हैं, समावयवी के मतलब इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, कौन कौन से, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन, है ना। एक तो एन पेंटेन, उसके बाद आइसोपेंटेन, और एक होता है आपका न्यूपेंटेन, ये 3 होते हैं, क्या होते हैं, 3। अच्छा आपने कई बार सुना होगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे तत्व होते हैं जो कि हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, किससे, हाइड्रोजन और कार्बन, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, और इनका बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अच्छा उसके बाद पेट्रोलियम में आपसे पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम जो होता है किस प्रकार का श्रृंखला होता है, तो बताएंगे रिजु और शकित हाइड्रोकार्बन होते हैं, कैसे होते हैं, रिजु और शकित दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। एक सेकंड होता है, थोड़ा पानी पी लिया जाए, ठीक। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक अम्लता होती है, जल में, सिरका, नींबू रस या दूध में। तो देखिए तो बताएंगे इसमें जो सबसे ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी होती है अम्लता, वो होती है आपकी नींबू के रस में, क्या होती है, नींबू के रस में होती है, ठीक है। अब नींबू का रस का जो पीएच मान है, जो इसका पीएच मान है वो होता है 2.0 से 2.5 के बीच में, किसमें होता है 2.0 से 2.5 के बीच में। आप जानते हैं कि जो अम्लता या क्षारिया वो पीएच स्केल के नाम पे है, पीएच स्केल से नापी जाती है, पीएच स्केल से। पीएच का मतलब होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन, किसने की थी, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कोई पदार्थ अम्लीय होगा, और पीएच जितना ज़्यादा होगा उतना ही कोई पदार्थ क्षारीय होगा, है ना। और 7 लिमिट होती है इसके बीच की, जैसे ये पीएच स्केल है 7 है, जिसका मान 7 है ना वो अम्लीय है ना क्षारीय है, वो उदासीन होता है, वो क्या होता है, उदासीन, है ना। पीएच 7 से कम होगी अम्ल होगा, पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षार होगा आपका, ठीक है। अच्छा नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बोलेंगे साइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड नींबू के अंदर पाया जाता है, कौन सा, साइट्रिक एसिड। अच्छा सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आप बताएंगे सिरका के अंदर होता है एसिटिक एसिड, सिरका के अंदर एसिटिक एसिड होता है, सिरका के अंदर कौन सा होता है आपका, एसिटिक एसिड होता है ना। जब पीएच स्केल की खोज बता दी थी मैंने, ठीक है। पीएच
हमारे पेट में। तो पेट में आप जानते हैं एक गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है ना। वो जो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? HCl। क्या होता है? HCl। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्त? इसका जो पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच में लाई करता है। 1.5 से 3.5 के बीच में। आपसे पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। किसका? शुद्ध जल का। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। क्या होता है? 7। चलिए, और जानने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं बात करूँ विटामिन सी की। आप बताइए, विटामिन सी आपसे पूछा था कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि अम्ल भी है, तो वो है एस्कॉर्बिटामिन सी। यानी इसमें कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा होता है दोस्त? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आपके साइट्रिक, ठीक है, विटामिन सी में। अच्छा, आपसे और पूछा जाए टमाटर में कौन सा पाया जाता है? टमाटर, तो आप बताएंगे सर ऑक्जेलिक। कौन सा? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, एक बार स्पेलिंग को चेक कर लेंगे, है ना। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एक सेकंड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? गैस में गैस, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, या गैस में द्रव। तो विसरण दोस्त, विसरण सबसे ज़्यादा किस में होगा दोस्त? गैस से गैस में। एक सेकंड, गैस से गैस में होगा। किस में होगा? तो गैस से गैस में विसरण जो है सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा, ठीक है। अच्छा, विसरण होता क्या है? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि विसरण होता क्या है। तो विसरण दोस्त वह प्रक्रिया है, हाँ, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से क्या जाते हैं, कम सांद्रता, मतलब जहाँ पर उच्च हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की वो जब मॉलिक्यूल्स चलते हैं तो उसे विसरण का नाम दे देते हैं, है ना। किसका नाम देते हैं? विसरण का, ठीक है। अब गैस और विसरण क्या होता है? क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा लो होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अच्छा, विसरण देखिए, सबसे ज़्यादा विसरण जो आपको दिखेगा कि गैस में, उसके बाद तरल में, उससे भी कम ठोस में देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा दोस्त? गैस में होता है। किस में होता है? गैस। अच्छा, आपसे पूछा जाए टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो डिफ्यूजन, विसरण को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है दोस्त? डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर और आपका बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं जिनका नाम है ग्राहम। ग्राहम क्या है? ग्राहम। ग्राहम का विसरण नियम क्या है? ग्राहम का विसरण नियम। हालांकि नाम से पहचान लेंगे तो ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला कि गैसों का जो विसरण है उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गैसों का जो डिफ्यूज़न है ना, गैसों का जो डिफ्यूज़न है उनके इसके उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घनत्व, ऐसे डेंसिटी, है ना। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उनका इन्होंने दिया था, किसने? आपका ग्राहम विसरण के नियम कहता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर इसमें देखेंगे विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच में क्या संबंध है? ऊर्जा समय माइनस शक्ति, ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, ऊर्जा बराबर शक्ति प्लस समय, ऊर्जा बराबर शक्ति बटे समय। तो दोस्त विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच में अंतर क्या है? तो ये अंतर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W अपॉन टी। क्या होता है? P बराबर W अपॉन टी, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा कैसे है? तो W बराबर लिखा है, P इंटू टी लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए आपसे
अब ये शक्ति का फॉर्मूला था, वास्तविक में उल्टा तरीके से लिखा हुआ था। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है शक्ति का मात्रक? वाट। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा का मात्रक बताओ। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, है ना। अच्छा, व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर अपन किसका यूज करते हैं? अपन करते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? 1 किलोवाट आवर का। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किसकी? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। अच्छा, शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है ना। शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति। सुना है आपने? अश्व शक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 446 वाट के बराबर होता है। किसके? 746 वाट, है ना। ये भी आपका क्या है? एक शक्ति का मात्रक है ना। अतः विद्युत शक्ति निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास होता है? तो आप बताएंगे सर विद्युत शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, है ना। ये बोल सकता हूँ P बराबर V इंटू आई। क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। V क्या है? विभवांतर होता है, विभवांतर। आई क्या है इसमें? आई आपका है धारा। आई क्या है? आई आपकी धारा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप व्यक्ति की बात करें ओम, किसकी बात करें? ओम। तो जो ओम नाम के व्यक्ति हैं, ओम, है ना, ओम नाम के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर शक्ति, उनके अनुसार जो शक्ति है उसको निकालना है फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर आर है। एक फॉर्मूला ये होता है। और क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर भी है। ये सारे ही क्या हैं? आपके शक्ति के फॉर्मूले हैं। तो P बराबर अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए। एक तो P बराबर फॉर्मूला आपको ये दिखाया ही दे रहा है। शक्ति का एक फॉर्मूला ये है, शक्ति का एक फॉर्मूला ये है, शक्ति का एक फॉर्मूला ये है, और शक्ति का एक फॉर्मूला ये। तो 4 फॉर्मूले आपको दिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हिसाब से आप जो है आंसर निकाल पाएंगे। समझ गए? चलिए, तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।